इंडिया के हाउस होल्ड जो है, मतलब सारे इंडियंस, उनके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कौन से एसेट क्लास में है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और कैसे इंडिया में फाइनेंशियल एसेट्स पे जो स्ट्रेस है या फिर एलोकेशन टुवर्ड्स फाइनेंशियल एसेट्स है ये बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो डेफिनेटली एंड जो होगा इस वीडियो का वो इक्विटी एज एन एसेट क्लास पे ही होगा, तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा दोस्तों। तो एक 5 पॉइंट काइंड ऑफ एनालिसिस यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें पहले इंडिया के हाउस होल्ड के एसेट्स की ओनरशिप कैसे उसके बारे में बात करेंगे। देन इक्विटीज एज अ परसेंटेज ऑफ इंडियन हाउस होल्ड एसेट्स वो कितना है उसके बारे में, मतलब ट्रेडिशनली ये कैसे चेंज होता हुआ आया है या फिर उसमें उतार चढ़ाव कैसे हुआ है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल एसेट्स जो है वो अभी भी कितना ज़्यादा डोमिनेट करते हैं इंडिया में ओवरऑल एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में भी बात होगी। देन इक्विटी एसेट क्लास के की ड्राइवर्स क्या है, क्यों इक्विटी एसेट क्लास में एलोकेशन बढ़ा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड लास्ट, there are some headwinds also at current point of time on equity asset class, तो उसके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट अभी क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो पहला जो है पॉइंट वो ये है कि टोटल इंडियन एसेट्स में टोटल इंडियंस ने ये एसेट्स जो है जिसमें प्रॉपर्टी आता है, फिक्स डिपॉजिट्स आते हैं, आपके सेविंग्स अकाउंट वगैरह चीज़ें वो भी डिपॉजिट्स में आते हैं, गोल्ड एज एन एसेट क्लास आता है, इक्विटी एज एन एसेट क्लास आता है। तो इस सारे एलोकेशन मिला के ऐसा टोटल एसेट्स कितने हैं इंडियन हाउस होल्ड्स के पास, तो वो वैल्यू है $10.7 ट्रिलियन। कितना? $10.7 ट्रिलियन, इतना ये बड़ा अमाउंट है। तो इसमें से 49.4% जो एलोकेशन है वो है रियल एस्टेट की तरफ। मतलब अभी भी जो डोमिनेट करता है एसेट क्लास इंडियंस के माइंड में वो रियल एस्टेट ही है, तो 49.4% का वो एलोकेशन है। उसके बाद नंबर 2 पोजीशन पे आते हैं फिक्स डिपॉजिट्स या फिर बैंक डिपॉजिट्स या फिर जहां कहां लोग इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 15.1%। बैंक डिपॉजिट्स में कितने पैसे है, तो अगर $10.7 ट्रिलियन का टोटल एसेट हम बात कर रहे हैं, सो अराउंड 1.6 ट्रिलियन जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बैंक एफडीज में, डिपॉजिट्स में लोगों ने रखे हुए हैं। उसके बाद आता है अनदर फेवरेट एसेट क्लास ऑफ इंडियंस, वो है गोल्ड। तो गोल्ड में 15% का एलोकेशन है आउट ऑफ दिस $10.7 ट्रिलियन, यानी क्लोज टू 1.5 to 1.6 ट्रिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड में करके रखी है इंडियंस ने। उसके बाद आते हैं इंश्योरेंस फंड्स, अराउंड 6.2%। तो उसका अगर हम डॉलर टर्म में इक्वेशन लगाते तो अराउंड $0.66 ट्रिलियन जो है वो इंश्योरेंस फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। देन प्रोविडेंट फंड्स एंड पेंशन फंड्स जो है उसमें 5.7%, यानी कि अराउंड $570 to $580 बिलियन जो है वो प्रोविडेंट फंड्स या फिर पेंशन फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। उसके बाद आता है इक्विटी एज एन एसेट क्लास, 4.8% का एलोकेशन जो है वो इक्विटीज में रखा हुआ है इंडियंस ने। सो इसको अगर डॉलर टर्म में हम देखते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज क्लोज टू $512 बिलियन। तो अभी भी मतलब अगर हम फिक्स डिपॉजिट को कंपेयर करते हैं विद इक्विटीज, तो अभी भी फिक्स डिपॉजिट्स 3 टाइम्स ज्यादा है इक्विटी एलोकेशन से कंपैरिजन में, अगर हम एसेट्स इंडियंस के एसेट्स के बारे में बात करेंगे। एंड कैश में है 3.5%, यानी कि अराउंड $350 बिलियन कैश लिक्विडिटी लोगों ने मेंटेन की हुई है। तो ये ओवरऑल एलोकेशन है। तो यहां फिजिकल एसेट्स वर्सेस फाइनेंशियल एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो 64% अभी भी जो एसेट्स है वो फिजिकल एसेट्स है, और हार्डली 36% एसेट्स जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स है। तो ये मेजर अभी भी डिफरेंस है। दो इसका ट्रेडिशनली ये एलोकेशन कैसे चेंज हुआ है इसके बारे में भी यहां पे हम बात करने वाले हैं। सो सेकंड पॉइंट जो है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास परसेंटेज ऑफ द टोटल हाउस होल्ड्स में वो कैसे बढ़ा है या गिरा है। 2006 से ये डेटा अवेलेबल है हमारे पास। तो मार्च 2006 में अराउंड 3.7% का जो एलोकेशन था, 3.7% का एलोकेशन था वो इंडियन एसेट्स में से, मतलब हाउस होल्ड्स ने इक्विटीज में रखा था। देन मार्च 2008 जब मार्केट्स काफी यूफोरिया में थे, यू मस्ट बी नोइंग
कि जैन 2007 और दिसंबर 2007 एंड देन मार्च 2008 तक मार्केट्स बहुत ज़्यादा यूफोरिया में थे, स्पेसिफिकली जैन 2008 में. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो इंडियन हाउस ने पैसे रखे थे इक्विटीज में, दैट परसेंटेज वाज 4.2%. देन जब मार्च 2009 में मार्केट गिरा, दैट परसेंटेज वेंट डाउन टू 2.2%. उसके बाद ये सीसॉ बैटल चलती रही है, बट नाउ ऑन मार्च 2022, मतलब अभी 31 मार्च 2022 की अगर हम बात करते हैं, सो दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप टू 4.8%. तो यहां पे ऑल टाइम हाई लेवल पे इक्विटीज में पैसा डाला हुआ है इंडियंस ने. सो अब यहां पे बहुत सारे लोग बहुत सारे कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, बट मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे फैक्टर्स है जो इक्विटीज को अभी थोड़ा सा फेवरेबल करते हुए नजर आ रहे. 4.2% की जो ओनरशिप थी 2008 में, मार्च 2008 में, दैट वाज मेजरली बिकॉज ऑफ द यूफोरिया विच हैव बीन क्रिएटेड. बट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ अवेयरनेस भी क्रिएट हुआ है रिगार्डिंग इक्विटी एसेट क्लास, एंड प्लस जो दूसरा एसेट क्लास है जो अल्टरनेटिव होता है इक्विटीज के लिए, स्पेसिफिकली फिक्स डिपॉजिट्स, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज को जो देखा जाता है, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट्स नीचे होने की वजह से ये एलोकेशन यहां पे बढ़ा है. ट्रेडिशनली व्हेन हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू गो डाउन ओवर द पीरियड. 90s में 12-13-14% के भी इंटरेस्ट रेट्स देखे लोगों ने, देन इट वेंट डाउन टू 8-10%, एंड नाउ वी आर लुकिंग एट द इंटरेस्ट रेट सिनेरियो ऑफ 5-7%. सो दैट्स हाउ द इंटरेस्ट रेट्स जो है वो धीरे धीरे नीचे ही आते हुए दिख रहे हैं हमें. सो दैट्स व्हाई इक्विटी एज एन एसेट क्लास और ज्यादा अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है. देन ट्रेडिशनली फिजिकल एसेट्स से फाइनेंशियल एसेट्स में ये कन्वर्जन कैसे हुआ है, तो 2014 का नंबर अवेलेबल है हमारे पास जब वो रिपोर्ट आई थी आरबीआई की. सो उस वक्त 28% के जो एसेट्स थे वो फाइनेंशियल एसेट्स थे, एंड 72% जो एसेट्स थे वो फिजिकल एसेट्स थे. बट अभी 2022 में 28% से फाइनेंशियल एसेट्स इंक्रीज होके बन गए हैं 36%, एंड जो फिजिकल एसेट्स है वो 72% से घट के बन गए हैं 64%. तो यहां पे जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है वो होता हुआ नजर आ रहा है. जो पहले फाइनेंशियलाइजेशन नहीं होता था और वो रियल एस्टेट में रियल एसेट्स क्रिएट होते थे सेविंग से, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये एक झुकाव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ आ रहा है इन्वेस्टर्स का. दैट्स अ बिग पॉजिटिव बिकॉज फिजिकल एसेट्स नॉर्मली आइडल एसेट्स होते हैं और फाइनेंशियल एसेट्स प्रोडक्टिव एसेट्स होते हैं. सो मल्टीप्लायर इंपैक्ट जो इफेक्ट जो होता है वो फाइनेंशियल एसेट्स में ज्यादा होता है. कहीं पे आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो किसी बिजनेस में तो उसका इंपैक्ट 500 रुपए का जीडीपी क्रिएट करने का होता है, विजाविज वो रियल एस्टेट में इतना ज्यादा नहीं होता है. गोल्ड में तो बिल्कुल नहीं होता है, बट रियल एस्टेट में थोड़ा बहुत अगर बिजनेस रिलेटेड हो गया तो शायद वहां हो सकता है. बट नॉर्मल जस्ट लैंड लेके रखी है उस पर कुछ नहीं हो रहा है, या प्लॉट लेके रखा है उसमें कुछ नहीं हो रहा है, सो नॉर्मली इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्टिव एसेट. बट अगर फाइनेंशियल एसेट्स में आप इन्वेस्ट करते हो, किसी कंपनी में इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, कहीं जाके आपने एफडीज की हुई है तो वो पैसा भी इकोनॉमी में लगता है, बैंक्स लोन वगैरह देके. सो दैट्स हाउ थिंग्स इवॉल्व. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं रियल एस्टेट में सब डेड होता है, नो, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट. वहां पे भी होता है, बट जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जो फाइनेंशियल एसेट्स में होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू रियल एस्टेट. बट गोल्ड के बारे में तो आई एम श्योर कि वहां पे उतना इंपैक्ट कुछ क्रिएट नहीं होता है, इफेक्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं होता है, वो डेड एसेट ही बन के रह जाता है. देन अब इक्विटी एज अ परसेंटेज इन इक्विटी हाउस होल्ड की अगर हम बात करते हैं इंडियन हाउस होल्ड्स में, वो क्या क्यों बढ़ा है, उसके पीछे के रीजंस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे. तो पहला तो है ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट इक्विटीज. आप लोगों ने देखा होगा स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक म्यूचुअल फंड सही है जो कैंपेन आया था, आई थिंक दैट हैज डन रियली वेल. और वो कैंपेन जब आया तब इंटरेस्ट रेट सिनारियो भी काफी खराब था, तो पीपल वर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस. दैट्स वेयर द म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन बहुत ही सही हिट हुआ, और हमने जो म्यूचुअल फंड्स के एयूएम है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, वो ग्रो होते हुए देखे हैं. मतलब 7-8 लाख करोड़ रुपए का एयूएम था, जहां से जब से मुझे याद है वहां से ऑलमोस्ट 35-36 लाख करोड़ तक आ चुका है, 5 टाइम्स बढ़ा है इन लास्ट 10-12 ईयर्स. तो आई थिंक दिस इज अ फेनोमिनल जर्नी दिस पर्टिकुलर asset class has played or this particular option investment option has done. So वो एक मानना पड़ेगा.
देन सोशल मीडिया पे भी जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, स्पेसिफिकली इन लास्ट 2 ईयर्स अगर हम बात करते हैं। यूट्यूब ये जो माध्यम है जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे आपको पता है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट हुए हैं और उन्होंने ये अवेयरनेस क्रिएट किया है। बहुत सारे लोगों को डीमैट अकाउंट्स ओपन करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया है। सो उस एंगल से आप देखोगे तो सोशल मीडिया में भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। दो यू शुड बी कॉशियस, वहाँ पे बहुत सारी गलत चीज़ें भी होती है, तो आई एम नॉट ब्लैंकेटली सेइंग कि अरे वाह कितना अच्छा हुआ है। सो जहां पे कुछ प्रॉब्लम्स है तो आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन देम ऑल्सो। सो वो भी आप थोड़ा सा कॉशियस ही रहना चाहिए। देन डिजिटलाइजेशन इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी। सो आई थिंक जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे पार्ट लिया है, जो ईज कन्वीनियंस दिया है इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए, आई थिंक दैट वाज फेनोमिनल। क्योंकि पहले अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो ब्रोकर के पास जाओ, वहाँ पे ऑर्डर दो, फोन पे ऑर्डर दो, फिर एग्जीक्यूशन होगा। तो ये सारी चीज़ें क्लिक ऑफ द बटन पे जस्ट स्वाइप कीजिए, आप स्टॉक्स बाय कर सकते हो। तो इतना आसान ये सारी चीज़ें कर दी है। सो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी को हमने यहाँ पे मतलब क्रेडिट देना ही चाहिए। देन राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम भी जो है, एंड टाइम, स्पेसिफिकली लास्ट 2 सालों में टाइम तो बहुत था, मतलब कहीं बाहर जाना नहीं था बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, प्लस सेविंग्स भी हो रहे थे, तो ये सेविंग्स भी मार्केट में आ गए हैं। सो दैट वाज आल्सो वन मोर रीजन व्हाई एलोकेशंस हैव इंक्रीज्ड। एंड इंक्रीजिंग इन्वेस्टर्स रेजिलियंस, मतलब मैच्योरिटी जो है इन्वेस्टर्स की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से 2008 में फॉल हुआ था, उसके बाद जो रिएक्शन था इन्वेस्टर्स का विजाविज मार्च 2020 में जो फॉल हुआ, उसके बाद इन्वेस्टर्स का जो रिएक्शन था वो कंप्लीटली ऑपोजिट था। तो यहाँ पे फॉलिंग मार्केट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से हुआ है, वी कैन नॉट डाउट दैट। कल भी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि एफआईआईज का और एफपीआईज का जो एग्जिट हुआ, वो शॉक जो एब्सॉर्ब किया है वो रिटेल इन्वेस्टर ने ही किया है। कैसे? रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से पैसा मार्केट में आ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर इंश्योरेंस में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से पैसा मार्केट में आ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा ईपीएफ में भी जाता है, वहां से भी पैसा मार्केट में आ रहा है। तो यहां बहुत ही बढ़िया तरीके से ये प्ले आउट हुआ है। तो जो लास्ट 6 महीने में जो एग्जिट्स हुए हैं इक्विटी से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के, दोज वर अराउंड 1.5 लाख करोड़ रुपीस, मतलब $20 बिलियन। एंड मार्केट कितना डाउन है आज? पीक से निफ्टी इज डाउन बाय 3%। सो व्हाट इट इज सजेस्टिंग, इतना आउटफ्लो होने के बावजूद अगर हम इतने स्ट्रांग खड़े हैं, इट मींस कहीं ना कहीं जो फ्लोज है हमारे डोमेस्टिक फ्लोज वो काफी अच्छी तरीके से आए हैं। एंड थैंक्स टू रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेशन जारी रखा है। एसआईपी की बुक अगर आप देखोगे तो 11,000 करोड़ की ये एसआईपी की बुक भी अभी हमें नजर आती है, मोर देन दैट। सो आई थिंक ये सारे रीजंस है। अब सारी अच्छी बातें कर ली, बट देयर आर सम हेडविंड्स टू फ्यूचर इनफ्लोज इनटू इक्विटीज आल्सो। स्पेसिफिकली जिस तरीके से वैल्यूएशंस बढ़े, तो वी कैन नॉट डिनाई दैट कि हमारे जो वैल्यूएशंस अभी ट्रेड हो रहे हैं वो थोड़े से प्रीमियम है कंपेयर टू अदर पीयर्स, एशियन पीयर्स या इमर्जिंग मार्केट की बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमारे वैल्यूएशंस थोड़े से ज्यादा है, वी कैन नॉट डाउट दैट। एफपीआई का आउटफ्लो भी हमने काफी ज्यादा देखा है, प्लस इंटरेस्ट रेट्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं फॉरेन में, तो वहां पे फॉर सम टाइम मुझे लगता है कि डेट एज एन एसेट क्लास बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव नजर आ सकता है। और इसीलिए एक बहुत बड़ा फ्लो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है जहां वो बोल रहे हैं कि ये कैलेंडर ईयर में 2022 में हार्डली $5-1 बिलियन का इनफ्लो, नेट इनफ्लो वी शुड एक्सपेक्ट इन इंडिया। बट उन्होंने उसमें इक्विटी एंड डेट दोनों को मिला के वो नंबर बोला है। सो आई थिंक दिस ईयर कुड बी एन ईयर ऑफ कंसोलिडेशन। सो दैट्स व्हाई आपके जो स्टैगर्ड वे ऑफ एलोकेशन के जो प्लान्स है उसको आपने जारी रखना चाहिए, ऐसा मुझे जेन्युइनली यहां पे लगता है। बाकी रेट हाइक्स होने वाले हैं यूएस में, एंड दैट्स व्हाई इंटरेस्ट रेट्स ऊपर रहेंगे। सो वो एक प्रेशर मार्केट में बना रहेगा। क्यूई क्वांटिटेटिव ईजिंग जो हुई थी उसका टेपरिंग भी हो रहा है, होने वाला है, तो उसका भी इंपैक्ट मार्केट पे थोड़ा बहुत हो सकता है। सो आई थिंक उस पर हमने थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। प्लस जिस तरीके से कमोडिटी इन्फ्लेशन बढ़ा है तो उसी का इंपैक्ट इवन बैलेंस शीट्स पे एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे एंड मार्जिन्स पे कंपनीज के पड़ सकता है, तो उस पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। सो हेडविंड्स थोड़े से ज्यादा है इस ईयर में, कैलेंडर ईयर में 2022 के,
तो वन नीड्स टू बी कॉशियस. लमसम एलोकेशंस अगर अवॉइड करोगे तो दैट वुड बी अ बेटर आइडिया. स्टैगर्ड वे ऑफ एलोकेशन चलते रहने दीजिए. 12 महीने 6-18 महीने तक का एलोकेशन अगर आप रख के चलते हो, इन बिटवीन अगर कभी फॉल आता है तो लमसम एलोकेशन लेने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए. तो ये ओवरऑल एक एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है दोस्तों. मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो investindia.in को विजिट करके थैंक यू ये प्रोमो कोड यूज कीजिए. 55% का हाईएस्ट एवर डिस्काउंट हमने यहाँ पे अवेलेबल करवाया है, बिकॉज यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी ये जो चैनल है उसने 6 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए. तो इट्स अ काइंड ऑफ गिव अवे फ्रॉम आवर साइड. सो हाईएस्ट एवर डिस्काउंट 55% का मॉडल पोर्टफोलियोज पे एंजॉय कीजिएगा दोस्तों. मात्र 4500 रुपीज में आप हमारे 11 मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. आशा करूंगा आप investindia.in को विजिट करके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करोगे. ऐसे वीडियोज के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.